हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में हमने कल प्रस्तावना पढ़ी थी, उसका इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ लिया था। तो उसी के रिगार्डिंग आज MCQ हम कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ठीक है, इससे क्या है, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी भी जांचने का मौका मिल जाएगा। शाम को जो आज नोटिफिकेशन आया है CISF का, ASI और हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई हैं, उसके रिगार्डिंग शाम को एक वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखना। फुल तैयार, फुल वैकेंसी, मतलब कैसे आपको क्या क्या करना है और क्या क्या उसमें आया है, पूरी जानकारी A to Z जानकारी उसमें मैं दूंगा। ठीक है, देखना आप। ओके, शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति, संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी ये पूछ रहा है। मतलब हम क्या थे 26 जनवरी 1950 को, तो क्या थे? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो, इसमें ये धर्मनिरपेक्ष नहीं थे उस टाइम पे। हमारा जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, इसलिए ये सही नहीं है। समाजवादी भी नहीं था, इसलिए ये डी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? सी सही है, सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? कहाँ होता है? उद्देश्य का। उन्होंने जो संविधान निर्माण किया था, उनका मत, उनका जो सजेशंस था, तो वो हमें उद्देश्य का में देखने को मिलता है। संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से किया गया है? कौन कौन से नाम है संविधान में हमारे देश के? उसमें है एक भारत है और एक इंडिया। ठीक है, केवल भारत नहीं, दो नाम है, भारत, इंडिया, ये दोनों नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो और स्वतंत्रता कितनी है, समानता और भ्रातृत्व कितनी है, ये सब बताया है। मतलब कितने प्रकार के न्याय, कितनी स्वतंत्रता और कितने समानता एवं भ्रातृत्व का, उसी क्रम में इसमें से आपको छूट निकालना है कौन सा सही है। तो न्याय कितने हैं? आपको याद है 3 न्याय हैं। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है। और क्या है? देखिए, समाजवादी हमारा 2 प्रकार की समानता और क्या है, अब बताइए। और 1 प्रकार हो गया क्या भ्रातृत्व, 1 प्रकार का। तो ये है हमारा 3 से शुरू हो रहा है, 3 5 2 1, 3 5 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वें संविधान में कौन कौन जोड़े गए थे बताइए? 42वें संविधान में कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या जोड़ा था? अखंडता। 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें कौन? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इसमें से है ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखो कैसा क्वेश्चन, मतलब 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा है, 3 शब्द जोड़े हैं, उसको छोड़कर मतलब कौन सा नहीं था? तो जो 42वें में जोड़ा है वही नहीं होगा, उसको पकड़ लो सीधा। तो क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि अखंडता उस टाइम पे इसमें नहीं था। अखंडता जो है, अखंडता शब्द जो है इसमें नहीं था, और बाकी ये सब थे। अखंडता कब जोड़ा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कौन सा सही है? आप लोग बताइए कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, है ना, वही तो था, अंततोगत्ता उद्देशिका बनी। सही है क्या? बिल्कुल सही है, एकदम सही है ये बात। दूसरा क्या है? इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसको लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, मैंने कल पढ़ाया था आपको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बताया कि प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए तीसरा हो गया गलत, तीसरा गलत हो गया। तो हमारा कौन कौन सा हो गया? देखो, जिसमें तीसरा है वो हटा दो, ये गलत, उसके बाद ये गलत,
पहला सही, दूसरा सही। अब चौथा देख लेते हैं एक बार। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन हो गया इसका बी, यानी 1, 2, 4। तो संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान हैं, संविधान में जो प्रावधान दिए हैं, उनको ये रद्द नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ इतना है कि कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हो रही है तो इसका सहारा ले सकते हैं उसको समझने के लिए। ये कल बताया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। नेक्स्ट बढ़िए। अभी क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 कौन कौन से वही शब्द नहीं होंगे? कौन कौन से? जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए, वो होंगे 26 नवंबर 1949 को? नहीं होंगे। कौन कौन से थे? समाजवादी बाद में जोड़ा है, पंथनिरपेक्ष जोड़ा है और अखंडता जोड़ा है, यानी 1, 2, 3। गणराज्य तो था, गणराज्य था भाई। इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से शब्द संविधान में सम्मिलित नहीं थे? कौन कौन शब्द? 1, 2, 3, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द 3 उस समय नहीं थे, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख मतलब प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या? सामाजिकता, आर्थिक न्याय, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। सही है क्या ये बात? हाँ, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह का न्याय होता है, तो दोनों ये सही है बात, बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता, मतलब 3 तरह का न्याय। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की क्या स्वतंत्रता? कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये भी सही है। अवसर की समानता, समानता किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता, ये हम बता रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा, इंटीग्रिटी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा, इंटीग्रिटी को भी बताया गया है। इसका मतलब चारों ही सही हैं, तो ये चारों ही प्रस्तावना में बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौकिक सार्वभौमिकता क्यों संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? मतलब भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? कल मैंने पढ़ाया था क्या? हम भारत के लोग शब्द से, मतलब हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग, यानी कि पूरी सत्ता, जितना भी सत्ता है वो जनता में निहित है, यानी जनता सर्वशक्तिमान है। ये सार्वभौमिकता का मतलब क्या है? कि जनता सर्वशक्तिमान है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं। सार्वभौमिकता का मतलब ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसी को सार्वभौमिकता बोलते हैं। इसी को तो बोलते हैं सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति एक जैसे अधिकार हैं सभी के, इसलिए क्या है? सार्वभौमिकता इसी को बोला जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के, सभी व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकार, उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होंगे। इसी का मतलब है सार्वभौमिकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष इसका मतलब होता है कि भाई भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत में अनेक धर्म हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का धर्म क्या है? इस्लाम। ऐसे इंडिया में क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि भारत राज्य मीन्स भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये सब धर्म को मानेगा। इसका मतलब ये है धर्मनिरपेक्षता। चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो देखो, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। बताओ, आप लोग को बताना कमेंट बॉक्स में कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, इसमें पूछा है। तो इसमें इसके हिसाब से तो हो जाएगा उद्देश्य का, लेकिन अब इसमें ध्यान रखना, ये कहा था संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, उद्देश्य का को संविधान की आत्मा किसने कहा था, के एम मुंशी जी ने कहा था। के एम मुंशी जी ने ये बात कही थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो वो क्या होगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या है उसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये याद रखना, हालांकि दोनों फर्क है। तो कितनी बार आया है क्वेश्चन, संविधान की आत्मा बिना अंबेडकर का नाम लिए पूछ ले तो है उद्देश्य का, और अगर अंबेडकर जी का नाम लेता है तो है कौन सा, आप बताना, अभी बताया हूँ, बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक जन्म कुंडली, वही है, मतलब हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली, जन्म कुंडली कहा है, तो किसने कहा है, मुंशी जी ने कहा है, अभी तो बताया। चलिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, कौन सा था, बेरुवाड़ीवाद। बेरुवाड़ीवाद में कहा कि संविधान में उस प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और कब कहा था कि है, केशवानंद भारती आएगा आगे। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, बताइए किसमें कही, किसमें कही थी, बताइए। देखिए, अब इसमें केशवानंद भारतीवाद नहीं दिया, तो केशवानंद भारतीवाद नहीं दिया है, तो उससे पहले इसमें है ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें अगर वो नहीं है तो, अगर वो है तो केशवानंद भारती। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, देखो अभी आ गया वही, किसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो आप लोग याद रखना, ऑप्शन के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ व्याख्या की गई है, बताइए। प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा, आदर्श उद्देश्य कहाँ कहाँ, एक तो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में एवं मौलिक कर्तव्यों में, इन तीनों जगह ही, ऑप्शन सी, इन तीनों जगह ही ये बताया गया है आदर्श, हमारे क्या आदर्श होंगे और हमारा उद्देश्य क्या होगा संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो ये बताया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, आर्थिक न्याय बताइए किसमें उपबंध किया है। आर्थिक न्याय हमारा उद्देशिका में दिया है और राज्य की नीति निर्देश तत्वों में दिया है, मूल अधिकारों में नहीं है, मूल अधिकार में नहीं है और उपयुक्त में से किसी में नहीं है। तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है क्या, हमारा आर्थिक न्याय। और 41वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। संविधान में दिया गया आमोख, आमोख वही उद्देश्य का, इसके बारे में नीचे जो कूट दिए हैं उसमें से सही उत्तर चुनना है। सही, न्यायालय में लागू नहीं होता है, बताइए सही है क्या, न्यायालय में लागू नहीं, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। शासन करने, न्यायालय में लागू नहीं होता, बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन करने के उद्देश्यों को बताता है, ये भी सही है। संविधान में कानूनी अर्थ निर्णय में आता, जब मैंने कल बताया था कि जब कोई कानून निर्णय की बात हो या संविधान में किसी भी चीज़ को डिफाइन करना हो तब इसका यूज कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें देखो ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, इसमें यहाँ ऑप्शन 4 और ऐड कर लो तब सी हो जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन ही ऐसा था, ये गलत था क्वेश्चन, इसको आयोग ने हटा दिया था। तो ये क्या है, 1 2 3 4 चारों ही सही है, मतलब न्यायालय में लागू नहीं हो सकता है, न्यायालय नहीं जा सकते, इसको लागू कराने के न्यायालय थोड़ी जा सकते हैं, इसका मतलब वही है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं है, बस ख़त्म होता है दोस्तों। शाम को आप लोग देखना सियासत के बारे में, सियासत में जो नई वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू बढ़ाइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।